हाँ तो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्या हम लोग एसी ऑन इंडक्टर। इंडक्टर पर एसी करंट, इंडक्टर पर एसी करंट का क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं इंडक्टर क्या होता है। तो ये अपने इंडक्शन में पढ़ा, प्रेरण में पढ़ा। एसी ऑन इंडक्टर, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इंडक्टर माने प्रेरक। इंडक्टर मतलब क्या हो गया? प्रेरक। प्रेरक पर एसी, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। एसी ऑन इंडक्टर, प्रेरक पर प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है इंडक्टर, क्या होता है प्रेरक? तो भैया ये देखो, कोई स्प्रिंग है, एन टर्न वाला कोई स्प्रिंग है, ठीक है। क्या है ये? एन टर्न वाला कोई स्प्रिंग है। स्प्रिंग है, क्वाइल है, लूप है, जो आप कहें। एन टर्न वाला लूप है, एन टर्न वाला, एन फेरा वाला स्प्रिंग है, एन फेरा वाला लूप है, जो भी आप कहो। तो एन टर्न वाला जो स्प्रिंग होता है, लूप होता है, इसी को कहते हैं क्या? इंडक्टर। जैसा कि आपने इंडक्शन में पढ़ा था, जैसा कि आपने प्रेरण में पढ़ा था, हर इंडक्टर का मतलब हर प्रेरक का अपना अपना सेल्फ इंडक्टेंस होता है, अपना अपना स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व होता है। तो ये जो इंडक्टर है, ये जो प्रेरक है, इसका अपना प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कितना है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल मान लिया। इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने क्या मान लिया? एल। कि एल सेल्फ इंडक्टेंस वाला एक इंडक्टर है, एल स्वप्रेरकत्व वाला एक प्रेरक है। अब हमने इसको जोड़ दिया किससे? एसी सोर्स से। हमने इसको क्या जोड़ दिया? हमने इसको जोड़ दिया एसी सोर्स से, माने एसी स्रोत से। हमने इस इंडक्टर को, इस प्रेरक को जोड़ दिया एसी स्रोत से। तो जैसे ही एक इंडक्टर को, जैसे ही एक प्रेरक को आप एसी सोर्स से जोड़ेंगे, एसी स्रोत से जोड़ेंगे, तो एसी स्रोत का वोल्टेज इंडक्टर को मिलेगा। तो एसी सोर्स कितना वोल्ट दे रहा है आप पहले से जानते हो, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज देगा। ये जो एसी सोर्स है, ये जो एसी स्रोत है, कितना वोल्टेज देगा? Vm साइन ओमेगा टी देगा। अब देखो, चूंकि रास्ते में कोई रेसिस्टर नहीं है, चूंकि रास्ते में कोई प्रतिरोधक नहीं है, तो कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, कहीं भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा, पावर का लॉस नहीं होगा। तो जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, हम एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल को ही तो कहते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल को क्या कहते हैं? एनर्जी पर यूनिट चार्ज। खास करके कौन से पोटेंशियल को? तो पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को ही तो कहते, नहीं सॉरी, वोल्टेज को ही तो कहते हैं पोटेंशियल। वोल्टेज को कहते हैं, वोल्टेज को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो कहीं भी पोटेंशियल है तो रखा कहेंगे एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहेंगे ना, प्रति कूलम ऊर्जा भी तो कहेंगे पोटेंशियल को। तो जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज एसी सोर्स देगा, वही एनर्जी पर यूनिट चार्ज कहां पहुंचेगा? इस इंड्यूसर में पहुंचेगा, इस प्रेरक में पहुंचेगा। क्योंकि रास्ते में कहीं कोई रेसिस्टर है नहीं, कोई प्रतिरोधक रास्ते में नहीं है। तो रास्ते में जब कोई प्रतिरोधक नहीं रहेगा तो एनर्जी का तो कंजम्पशन नहीं होगा, ऊर्जा का तो क्षय नहीं होगा, पावर का लॉस नहीं जाएगा, है ना, शक्ति का क्षय नहीं होगा। पावर कंजम्पशन, शक्ति क्षय, एनर्जी लॉस रास्ते में नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में कोई रेसिस्टेंसी प्रतिरोधक नहीं है। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऊर्जा प्रति कूलम, जितना एसी स्रोत देगा उस सब का सब एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसको मिलेगा? इस इंड्यूसर को मिलेगा, प्रेरक को मिलेगा, प्रेरक को मिलेगा। तो
जो एनर्जी का चेंज यहाँ एसी स्रोत में होगा वही एनर्जी का चेंज यहाँ इंड्यूसर में होगा, प्रेरक में होगा। तो प्रेरक में एनर्जी को हम लोग किसे दिखाते हैं? प्रेरक में एनर्जी को दिखाते हैं ईएमएफ से। ईएमएफ हिंदी में विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो प्रेरक में हम लोग एनर्जी को दिखाते हैं विद्युत वाहक बल को। तो प्रेरक में एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का ऊर्जा को दिखाएंगे किससे? ईएमएफ से। प्रेरक की ऊर्जा क्या कहलाएगा? ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी। क्यों? देख लो यहां पर भाई, अरे प्रति कूलाम्ब जितना ऊर्जा एसी स्रोत देगा, प्रति कूलाम्ब जितना ऊर्जा एसी स्रोत देगा, सबका सब ऊर्जा कहां पहुंचेगा? प्रेरक में। किसके नियम से? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम से। भाई रास्ते में कहीं ऊर्जा का लॉस ही नहीं गया तो सबका सब ऊर्जा यहां जाएगा ना जी। तो भी किसके बराबर होगा? प्रेरक में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा ना। इंड्यूसर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा ना। इंड्यूसर में जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसके बराबर होगा ना जी। तो भी होगा किसके बराबर? ई के बराबर, क्योंकि रास्ते में कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो भी के बदले हम क्या कहेंगे? ई कहेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी कहेंगे। भी बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो ई बराबर क्या होगा? Em साइन ओमेगा टी। भी बराबर Vm साइन ओमेगा टी कहाँ रहेगा? ये रहेगा एसी सोर्स में। तो ई बराबर Vm साइन ओमेगा टी कहाँ रहेगा? इंड्यूसर में रहेगा, प्रेरक में रहेगा। अब देखो इसके बाद क्या लगा दो? फैराडे का नियम। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? पिछला चैप्टर में पढ़ना है, पिछला चैप्टर में पढ़ना है इंडक्शन, प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है। एनर्जी का लॉस नहीं होगा, सारा एनर्जी यहाँ जाएगा। जितना एनर्जी का चेंज यहाँ पर होगा, सिनुसाइडल के रूप में एनर्जी का चेंज जैवक्रिय रूप से ऊर्जा का परिवर्तन एसी स्रोत में होगा। तो एनर्जी का चेंज, सिनुसाइडल एनर्जी का चेंज प्रेरक में भी होगा। दोनों एनर्जी का चेंज दोनों तरफ से इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। तो जो वैल्यू स्रोत के लिए लिखेंगे वही वैल्यू यहाँ प्रेरक के लिए लिखेंगे, क्योंकि एनर्जी का तो कहीं लॉस हो नहीं रहा। तब भी के बदले हम लोग ए लिखेंगे। तो ई बराबर क्या कहेंगे? Vm साइन ओमेगा टी। अच्छा याद करो इसके बाद बाय फैराडे लॉ, फैराडे के नियम से, फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम से फैराडे के नियम से बताओ ई बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? डी आई बटा डी टी भी तो होता है। ई बराबर क्या होता है? डी आई बटा डी टी होता है ना। जहां ई क्या है? ईएमएफ है। ई क्या है? ईएमएफ विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इन द प्रेरक, प्रेरक या इंड्यूसर, इंड्यूसर या प्रेरक, इंड्यूसर या प्रेरक में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल, इंड्यूसर में इंड्यूस्ड होने वाला ईएमएफ को दिखाते हैं ई से। ई बराबर क्या होता है? डी आई बटा डी टी होता है। तो जहां पर ई लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे? डी आई बटा डी टी। तो कहेंगे ना जी ई बराबर होता है डी आई बटा डी टी। और यह किसके बराबर हो गया? ये हो गया बराबर Vm साइन ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो फैराडे का नियम है ए बराबर डी आई बटा डी टी, और ई बराबर होता है Vm साइन ओमेगा टी। दोनों बराबर हो गया। अब क्या करो? बटा से गुना में ले जाओ। इसके बाद क्या करोगे? बटा से गुना में ले जाओ डी टी को। तो क्या मिला? क्या मिला भाई? डी आई बराबर Vm साइन ओमेगा टी डी टी हो गया। अब दोनों साइड क्या कर दे? इंटीग्रेशन, ताकि हमको करंट मिल जाए। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो डी आई का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी
dt का इंटीग्रेशन, अब आ जाओ dx का इंटीग्रेशन x होता है तो di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद साइन कॉस लगा है तो साइन कॉस के पहले वाला वैल्यू कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। साइन कॉस के पहले वाला वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आ जाओ ओमेगा टी में, ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि देखो यहाँ पर dt लगा हुआ है। dt क्या कह रहा है कि टाइम वेरिएबल है, टाइम बदलने वाला है, लेकिन ओमेगा तो नहीं, डी ओमेगा तो नहीं लिखा है, डी ओमेगा नहीं लिखा है, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है और टी क्या है, वेरिएबल है। तो साइन कॉस के बाद जो कांस्टेंट होता है वो बटा में बाहर निकलता है। साइन कॉस के बाद जो कांस्टेंट होता है वो बटा में बाहर निकलता है, तो ओमेगा को बाहर निकालो, बटा में निकलेगा ओमेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। यहाँ पर साइन कॉस कुछ भी लिखा है, उसके पहले वाला वैल्यू अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो Vm क्या है, Vm क्या है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है, Vm क्या है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है। तो साइनोसाइडल वेव में या ज्यावक्रीय तरंग में कहीं भी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड, कहीं भी विभव का आयाम नहीं बदलता है, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हर जगह पर सेम रहता है। तब Vm क्या होगा, कांस्टेंट, जो साइन के पहले है तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ओमेगा क्या हुआ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वह भी कांस्टेंट है मगर साइन के बाद है तो बाहर तो निकलेगा मगर बटा में बाहर निकलेगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन का ये सब फॉर्मूला होता है। तो बाहर क्या निकला, Vm बटा ओमेगा। अच्छा, अभी साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। समझे मेरे पहलवान? इस प्रकार से करंट क्या मिला, अगर हम इसको सही सही लिखें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर कुछ कम कर रहे, एल डी आई बटा डी टी होता है ना बेटा, ई बराबर क्या होता है, एल डी आई बटा डी टी। सॉरी बाबू, यहाँ पर गलती कर दिए, फैराडे के नियम से। फैराडे का नियम क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी इंड्यूसर में, किसी प्रेरक में प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई बराबर क्या होता है, एल डी आई बटा डी टी। यहाँ पर माइनस भी लगाते हैं लेंज के नियम से, लेकिन लेंज का नियम यहाँ अप्लाई हम नहीं कर रहे, तो बस लिख रहे हैं क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी प्रेरक में, ई बराबर क्या होता है, एल डी आई बटा डी टी। ठीक है, ई बराबर होता, अच्छा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ई बराबर Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी भी हो जाएगा। ये किसके नियम से हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन से हो गया, और ये फैराडे के नियम से हो गया, एल डी आई बटा डी टी बराबर Vm साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, यहाँ तक पक्का है। अब देखो बटा वाला डी टी को गुना में कर दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी बेटा गड़बड़ कर दिया हम थोड़ा सा, यहाँ पर होगा एल डी आई बटा डी टी। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो एल डी आई बटा डी टी में डिफरेंशिएशन आई का है, तो आई वेरिएबल हुआ, एल तो कांस्टेंट है। हर प्रेरक का स्वप्रेरकत्व या हर एक इंड्यूसर का सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, तो एल क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर में रह जाएगा। तो एल यहाँ पर बाहर में रह गया, एल यहाँ पर क्या रह जाएगा, बाहर में, और डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। समझे, एल यहाँ पर छूट गया था कांस्टेंट, एल यहाँ रह गया, ऊपर रह गया डी आई, बटा वाला डी टी इधर चला गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बाहर में रह गया।
डी का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। इधर साइन के बाद ओमेगा है तो बटा में बाहर निकलेगा, साइन से पहले Vm है तो गुना में बाहर निकलेगा, ये सब कांस्टेंट है। फिर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को निकालना है क्या, आई, करंट निकालना है। तो करंट आई बराबर क्या होगा, Vm बटा ओमेगा एल। आप माइनस को यहां पर निकाल के ले आओ, माइनस को यहां पर निकाल के ला सकते हो, या फिर माइनस को आप यहीं पर रहने दे सकते हो। फिलहाल के लिए हम माइनस यहां पर लेके आ रहे हैं, तो माइनस यहां पर लेके आ गए तो क्या लिखेंगे, Vm कॉस ओमेगा टी हुआ। ये होता है करंट किसमें, ये होता है करंट किसमें जी, प्रेरक में। ठीक है, ये होता है करंट, इंड्यूस्ड करंट होता है ये। इसको आप इंड्यूस्ड करंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हो गया क्या, अपने को मेमोरी क्या रखना है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जबकि I बराबर माइनस Vm बटा ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ये करंट होता है किसमें, इंड्यूसर में, प्रेरक में, ये करंट होता है। अब अभी भी मेरे सामने लफड़ा है, यहां हम लोग कहते हैं साइनोसाइडल वेव, हम लोग को बनाना है क्या, साइनोसाइडल वेव, लेकिन यहां तो कॉसियन वेव बन रहा, यहां पर कॉस आ गया, जबकि हम लोग को पढ़ना है साइनोसाइडल वेव। तो कॉस को क्या करना है, साइन बनाना पड़ेगा। क्या करना है, कॉस को साइन बनाना पड़ेगा। तो ये करंट तो ठीक है, काम हम देखो यहां से आगे कर रहे हैं, यहां से आगे कर रहे हैं हम, या फिर चलो यहीं से आगे करो। देखो तो इसी को आगे बढ़ाओ। देखो तो आप जानते हो ना जी कि साइन 90, या फिर ऐसा लिखो, आप जानते हो ना बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। यहां पर थीटा क्या है, थीटा है ओमेगा टी के बदले, थीटा क्या है, ओमेगा टी के बदले। तो भाई कह सकते हैं ना इसको, जब थीटा के बदले, कॉस थीटा के बदले साइन 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, तो यहां कॉस ओमेगा टी के बदले साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा जी, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Vm बटा ओमेगा इंटू एल। अच्छा, यहां पर क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखो इस माइनस को इसके साथ लिख दो भाई, यहां पर क्या करते हैं ना, चलो ठीक है उसको ऐसे रखते हैं, क्या कर दिए, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी बराबर साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अब इसके बाद देखो, आपको 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ना है त्रिकोणमिति का। क्या पढ़ना है कि माइनस साइन थीटा जो है, माइनस साइन थीटा जो है साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। माइनस साइन थीटा जो है साइन माइनस थीटा के बराबर होता है। ये मैथ में पढ़ना है ये सब, ठीक है, ये मैथ का फॉर्मूला है, मैथ का फॉर्मूला है ये सब। जैसे ये फॉर्मूला था, ये जैसे फॉर्मूला था वैसे ही मैथ का फॉर्मूला है, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, या माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। तो देखो तो मेरे भाई, ये है माइनस साइन, इसको मान लिया थीटा, माइनस साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आई बराबर Vm बटा ओमेगा इंटू एल, माइनस साइन थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन माइनस 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम। माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब इस माइनस को इससे गुना कर दो, कोष्ट से गुना कर दो, तो क्या मिल गया, आई बराबर Vm बटा ओमेगा एल, माइनस से गुना कर दो तो क्या हो गया, साइन माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा टी, अब माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस 90, ये हो गया, ये हो गया।
अपना आंसर तो आ गया, जो करंट लाना चाहते थे वो करंट आ गया, लेकिन दिक्कत ये है कि 90 के रूप में लिखा नहीं जाता। 90 को हम लोग लिख सकते हैं, 90 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहीं पर लिखते हैं, क्योंकि 90 बराबर होता है 180/2 और 180 को हम लोग लिखते हैं पाई, तो पाई बटा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 90 बराबर होता है 180/2, 180 बराबर होता है पाई बटा 2। तो यहां पर अगर हम करंट को लिखना चाहें तो करंट बराबर क्या आएगा, Vm बटा ओमेगा एल, Vm बटा ओमेगा एल, सॉरी I बराबर क्या हो जाएगा, Vm बटा ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा करंट बराबर। ठीक है, ये निकला करंट का फॉर्मूला अपना, जो हमारे काम का है, जो हमको समझने में आएगा। अब यह करंट भी देखो साइनोसाइडल वेव हो गया, करंट भी क्या हो गया, साइनोसाइडल वेव हो गया, वोल्टेज भी क्या हो गया, साइनोसाइडल वेव हो गया। ये आपको प्रूफ नहीं करना है कहीं पर, मैं बता रहा था। तो अपने को क्या मिला कायदे का चीज, अपने को ये पता चला कि किसी इंड्यूसर में किसी प्रेरक में वोल्टेज बराबर क्या होता है, किसी इंड्यूसर या किसी प्रेरक में वोल्टेज बराबर क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी होता है, और करंट I बराबर Vm बटा ओमेगा एल, Vm बटा ओमेगा एल, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 होता है। ठीक है, ये हमारे काम का चीज मिला। ये आपको ये याद रखना चाहिए कि किसी शॉर्टकट में पढ़ना है तो आप यहां से ही पढ़ सकते हैं, यहीं से पढ़ सकते हैं कि किसी इंड्यूसर में वोल्टेज क्या होता है, Vm साइन ओमेगा टी होता है, तो उसी इंड्यूसर में करंट क्या होता है, Vm बटा ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 होता है, ये होता है। अब हम ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 का कहानी बाद में करेंगे, पहले इस ओमेगा एल से हम निपट लेते हैं। देखो तो इसको अगर हम एक बात में और आगे बढ़ाएं, इसको अगर हम अभी और आगे बढ़ा रहे हैं, यहां पर अभी तो खत्म नहीं कर रहे, लास्ट में लिखेंगे हम मेन पॉइंट। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहेंगे ना I बराबर क्या कहेंगे, Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 कहेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 कहेंगे। तो I के बदले I, बराबर के बदले बराबर, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के बदले साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2। तो यहां पर Im किसके बदले हो गया, कहेंगे ना बेटा कि Im जो है वो Vm बटा ओमेगा एल के बराबर होगा। और जबकि ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, Im बराबर क्या होता है, Vm बटा R होता है, ये होता है। ठीक है, Im बराबर क्या होता है, Vm बटा R होता है। तो देखो तो बेटा Im के बदले Im, बराबर के बदले बराबर, Vm के बदले Vm, तो R किसके स्थान पर आ गया, R किसके बदले है, ओमेगा एल के बदले, या फिर कहो ओमेगा एल किसके बदले है, R के बदले। ओमेगा एल जो है किसके स्थान, किसके बदले है, R के बदले। R के स्थान पर ओमेगा एल आ गया। ठीक है, तो यही ओमेगा जहां पर R क्या है सॉरी सॉरी, तो ये देखो R क्या है, R होता है रेसिस्टर, R क्या होता है, रेसिस्टर। तो वही रेसिस्टर के बदले आ गया ओमेगा एल, यानी ओमेगा एल क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंसी का काम कर रहा है। ओमेगा एल क्या कर रहा है, रेसिस्टेंसी का काम कर रहा है। तो इसको रेसिस्टेंसी नहीं कहते, इसको
रेसिस्टेंसी नहीं कहते इसको, ये प्रतिरोधक है ना जी। ये क्या है? प्रतिरोधक। आर क्या है? प्रतिरोधक है। तो प्रतिरोधक के बदले क्या आ गया? ओमेगा एल। मगर ओमेगा एल को प्रतिरोधक नहीं कहते, ओमेगा एल को हिंदी में प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, ओमेगा एल को प्रतिघात कहते हैं और अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। दरअसल पानी पी लेते हैं, एक मिनट प्लीज। इसको जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। भाई आई एम के बदले आई एम, वी एम के बदले वी एम, तो आर के स्थान पर ओमेगा एल आ गया। तो ये ओमेगा एल किसका काम कर रहा है? रेसिस्टेंसी का काम कर रहा है। ओमेगा एल जो है रेसिस्टेंसी काम कर रहा है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रतिघात कहते हैं, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और इसको दिखाया जाता है एक्स एल से। तो इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि आई एम बराबर होता है वी एम बटा एक्स एल होता है, जहां एक्सएल बराबर क्या हो गया? जहां एक्सएल क्या हो गया? वीयर। मतलब कि जहां एक्सएल बराबर क्या हो गया? एक्सएल बराबर हो गया ओमेगा इंटू एल। ठीक है, एक्सएल बराबर क्या हो गया? ओमेगा इंटू एल। और एक्सएल को क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिघात कहते हैं, या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रतिघात कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओमेगा एल का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो जो यूनिट रेसिस्टेंसी का होगा, जो यूनिट प्रतिरोध का होगा, वही यूनिट किसका होता है? ओमेगा एल का होता है। जो यूनिट रेसिस्टेंसी का होता है, प्रतिरोध का होता है, वही यूनिट किसका होता है? ओमेगा एल का होता है। तो ओमेगा एल का यूनिट भी क्या होता है? ओम होता है। इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम। ये सिंबल है ना, जानते हो ना, ओम। इसको तो कहते हो ओम, इसी को कहते हैं ओम कहते हैं, सब तुम जानते हो। इसी को ओम कहते हैं या OHM कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर क्या होता है? ओमेगा एल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना किसमें? इंड्यूसर में करंट कितना होता है। तो अब चूंकि आपके पास टाइम कम है तो आप यहां से याद रखें, ये वाला भी याद रखना पड़ेगा। अगर हम यहां पर पुट कर दें तो कह सकते हो ना आप कि माइनस वी एम बटा एक्सएल कॉस ओमेगा टी, माइनस वी एम बटा एक्सएल, क्योंकि ओमेगा एल को आप एक्सएल कह चुके हो, माइनस वी एम बटा एक्सएल इंटू कॉस ओमेगा टी। तो किसी इंड्यूसर में, माने किसी प्रेरक में पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, एसी पोटेंशियल डिफरेंस, एसी पोटेंशियल या प्रत्यावर्ती विभवांतर भी बराबर क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी होता है। तो करंट बराबर क्या होता है? माइनस वी एम बटा ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी होता है। जब इसको सोल्व किया जाता है तो वी एम बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आता है। तो किसमें साइन साइन अगर सेम कर देंगे तो ओमेगा टी आएगा, यहां पर ओमेगा टी माइनस π/2 आता है। तो किसी प्रेरक में, किसी इंड्यूसर में वोल्टेज बराबर ये होता है, करंट बराबर ये होता है। यहां पर ओमेगा एल क्या है? ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, हिंदी में कहते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात या प्रेरक प्रतिघात भी कहते हैं इसको, प्रेरक प्रतिघात भी कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं इसको, जिसका वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो अब हम इन सबको मिटाते हैं, मुद्दे की बात लिखते हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई प्रूफ करने नहीं आ रहा, कहीं कोई प्रूफ करने नहीं आना है, बस आपको क्या है कि वो आपको आना चाहिए। तो इसको मिटाते हैं अब हम, रुक करके प्लीज, एक मिनट में हम रुक करके मिटा लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से क्या देखें कि प्रेरक में या इंड्यूसर में जो वोल्टेज होता है V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है, लेकिन करंट माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी होता है। करंट
कॉस ओमेगा टी को कन्वर्ट करें सिनुसाइडल में तो ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 होता है। अब यहाँ पर देख लो प्लीज, यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। अगर वोल्टेज ओमेगा टी है तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 है। मतलब क्या हुआ, करंट जो होगा, देख लो वोल्टेज है ओमेगा टी एंगल पर, तो करंट क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंगल पर। मतलब ओमेगा टी में पाई बाई 2 को माइनस किया जाएगा तब उस एंगल पर कौन रहेगा, करंट रहेगा। यानी कि करंट क्या है, हमेशा वोल्टेज से पीछे है ना भाई। ओमेगा टी एंगल पर कौन है, वोल्टेज। ओमेगा टी एंगल पर कौन है, वोल्टेज। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंगल पर कौन है, करंट। तो करंट क्या होता है हमेशा, करंट क्या होता है हमेशा, वोल्टेज से पीछे होता है। कितना एंगल पीछे होता है, पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पीछे होता है। ठीक है। तो प्रेरक में या इंडक्टर में, प्रेरक या इंडक्टर में क्या होता है, करंट हमेशा वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे होता है। इंडक्टर या प्रेरक में करंट हमेशा वोल्टेज से पाई बाई 2 या 90 एंगल पीछे होता है। ध्यान रखना है ये, इस बात को, यही पर हमको कुछ करना है। बाकी क्या मिला, Im बराबर Vm बटा ओमेगा एल हो गया। यहाँ ओमेगा एल को हम लोग एक्सएल भी कहते हैं। क्या है एक्सएल, क्या है या ओमेगा एल क्या है, तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। ओमेगा एल को या एक्सएल को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ये सब एग्जाम में पूछा जाने वाला टर्म है। अभी और आगे पढ़ते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद पढ़ते हैं फेजर डायग्राम और वेव देखते हैं। देखो अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनावें, फेजर डायग्राम हम लोग आगे पढ़ने के लिए बना रहे हैं। फेजर डायग्राम का अभी यहां पर कोई काम नहीं है। फ्यूचर में जब एलसीआर पढ़ेंगे तो वहां हमको फेजर डायग्राम काम आएगा। जैसे रेजिस्टेंसी में देखे कि रेजिस्टेंसी या प्रतिरोध में क्या देखे कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है। इसमें क्या होता है, वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 एंगल पीछे होता है। ठीक है। आप कह रहे हो सर यहाँ तो साथ में दिखाई दे रहा है, तो भैया साथ में तब है ना जब ये साइन है ये कॉस है। दोनों को सिनुसाइडल बनाओ ना, यह भी सिनुसाइडल वेव बना और यह भी सिनुसाइडल वेव बना। उसके बाद देखो ये है ओमेगा टी एंगल पर और ये है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 एंगल पर। इसलिए करंट हमेशा क्या रहेगा, वोल्टेज से पीछे रहेगा। ठीक है। कितना एंगल पीछे रहेगा, 90 डिग्री या पाई बाई 2 एंगल। फेजर डायग्राम देखते हैं, इसको हिंदी में भी कहते हैं फेजर डायग्राम ही कहते हैं, फेजर आरेख कहते हैं, फेजर आरेख कहते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो देखिए ये हुआ एक लाइन पर हमने क्या लिया, इस लाइन पर हम लेते हैं वोल्टेज और करंट। इस लाइन पर हम क्या लेते हैं, वोल्टेज और करंट। ऊपर क्या ले रहे हैं, वोल्टेज, नीचे क्या ले रहे हैं, करंट। ऐसा क्यों, नीचे करंट क्यों लिया, ऊपर वोल्टेज क्यों लिया। देखो करंट का वैल्यू क्या है, माइनस में भी तो है। करंट का वैल्यू माइनस में होता है और वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर प्लस में हो रहा। तो एक साइड हमने करंट ले लिया और एक साइड हमने वोल्टेज ले लिया। अब उसके बाद ये है टाइम, ये है टाइम है। ये एक्स लाइन जो है दिखा रहा है टाइम को, एक्स लाइन दिखा रहा है किसको, टाइम को दिखा रहा है। अब चलो वोल्टेज पहले बनाते हैं। वोल्टेज कितना एंगल पर है, ओमेगा टी एंगल पर है। तो यहाँ जीरो से ओमेगा टी एंगल पर मान लिया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है ओमेगा टी, ये एंगल है ओमेगा टी। मान लिया कि ये एंगल है ओमेगा टी ऊपर की ओर। तो ओमेगा टी का वैल्यू क्या है बेटा, प्लस में है। चाहे यहाँ पर ओमेगा टी देखो चाहे यहाँ पर ओमेगा टी देखो, ओमेगा टी क्या है, प्लस में। तो प्लस के लिए हमको जीरो से ऊपर जाना पड़ेगा। तो जीरो से ऊपर गया कितना एंगल, ओमेगा टी। तो इस ओमेगा टी एंगल पर क्या मिल रहा है हमको, वोल्टेज मिल रहा है।
इस ओमेगा टी एंगल पर क्या मिल रहा है? वोल्टेज। इस ओमेगा टी एंगल पर क्या मिल रहा है? वोल्टेज। तो इस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है? इस वोल्टेज का अगर एम्पलीट्यूड देखें, इस ओमेगा टी एंगल पर वोल्टेज मिला तो उस वोल्टेज का एम्पलीट्यूड कितना है? ये यहां तक हो गया। 0 से इतना बड़ा क्या हो गया? वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हो गया। क्योंकि ऊपर की ओर क्या नाप रहा है? वोल्टेज न जी, तो ये क्या हो गया? Vm के बराबर। फेज ग्राफ में ये क्या बना रहे हैं हम? वोल्टेज का वेक्टर बना रहे हैं। जैसे हम लोग रेसिस्टर में, प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट का वेक्टर बनाए थे, वैसे यहाँ पर वोल्टेज का वेक्टर है, ये सदिश है, वोल्टेज का विभव का सदिश है जो एसी सोर्स से निकल रहा। तो वोल्टेज का वेक्टर ये बना कितना एंगल पर? ओमेगा टी एंगल पर। वोल्टेज का वेक्टर बना ओमेगा टी एंगल पर। तो जहां पर जाके वोल्टेज खत्म हुआ वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। वोल्टेज जितना मैक्सिमम होता है, चढ़ता है, वहीं पर क्या रहेगा? उसका एम्पलीट्यूड रहेगा। तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड हमको यहां पर मिल गया भी। अच्छा, ओमेगा टी के बाद -π/2। तो पहले तो हम ओमेगा टी की ओर गए, पहले हम कहाँ गए? प्लस ओमेगा टी की ओर न गए जी? प्लस ओमेगा टी लिखा हुआ था, प्लस ओमेगा टी की ओर गए। अब कितना आना है? अब आना है -π/2 आना है। पहले ओमेगा टी प्लस में जाइए, फिर π/2 क्या आइए? माइनस में आइए। तो जब π/2 माइनस में आ गए तो क्या मिला हमको? जब π/2 माइनस में आए तो क्या मिला हमको? करंट। ओमेगा टी पर क्या है? वोल्टेज है। ओमेगा टी पर क्या है? वोल्टेज है। मगर उस ओमेगा टी से π/2 माइनस करंट है। ओमेगा टी पर वोल्टेज है, ओमेगा टी से माइनस में जब आते हैं π/2 तो क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो ओमेगा टी के लिए ऊपर की ओर गए, फिर वहां से π/2 माइनस की ओर गए तो क्या मिलेगा हमको? करंट मिलेगा। थोड़ा और बड़ा होगा। इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि हमको π/2 दिखाना है ना। π/2 एंगल दिखाना है। तो वोल्टेज से करंट कितना पीछे है? π/2 एंगल पीछे है। और करंट का जो वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? वोल्टेज से छोटा होता है। करंट का जो वेक्टर होता है वो हमेशा वोल्टेज से छोटा होता है। क्यों होता है? देखो देख लो, वोल्टेज के एम्पलीट्यूड में ओमेगा एल से या वोल्टेज के एम्पलीट्यूड में एक्सएल से डिवाइड किए हैं, भाग दिए हैं, तब जाके Im मिला है। विभव के आयाम में प्रतिघात से, विभव के आयाम में प्रतिघात से या इंडक्टिव रिएक्टेंस से भाग देने पर Im निकलता है। तो डिवाइड करने पर तो छोटा वैल्यू आ जाएगा ना, इसलिए Im का जो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। करंट का वेक्टर हमेशा छोटा होगा और वोल्टेज का वेक्टर हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना निकला? यहाँ पर एम्पलीट्यूड हमको मिला, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है हमको मिला इसके बराबर। ये हुआ करंट का एम्पलीट्यूड Im। ठीक है, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, कितना कोण पीछे है? π/2 एंगल पीछे है, π/2 एंगल पीछे। 0 से ओमेगा टी पर, 0 से ओमेगा टी पर कौन रहेगा? 0 से ओमेगा टी आगे कौन रहेगा? वोल्टेज। तो ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे कौन रहेगा? करंट। तो ये हो गया वोल्टेज का वेक्टर और ये हो गया करंट का वेक्टर। ये हो गया वोल्टेज का वेक्टर
ये हो गया वोल्टेज का वेक्टर और ये हो गया करंट का वेक्टर। ये ग्राफ हमको आगे हेल्प करेगा। तो याद रखें V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, I बराबर माइनस Im कॉस ओमेगा टी, I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब वोल्टेज से करंट पाई बाय 2 एंगल पीछे होता है, किसमें जी? इंड्यूसर में, प्रेरक में। और इसमें जो है Im बराबर Vm बटा ओमेगा एल होता है, Vm बटा एक्सएल भी होता है। तो एक्सएल कहते हैं किसको? ओमेगा एल को। तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, जिसका SI यूनिट क्या होता है? ओम होता है। और वोल्टेज हमेशा करंट हमेशा वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल पीछे होता है। ये हुआ। वेव बनाना चाहो, जरूरी नहीं है वेव बनाना, इसलिए हम वेव नहीं बना रहे, लेकिन शॉर्टकट में बना देते हैं। वेव का कोई आवश्यकता नहीं बेटा। ये हो गया वोल्टेज के लिए, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ से पाई बाय 2 पीछे यहाँ रहता है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। हम पहले ही लिख चुके हैं शॉर्टकट में, तो हम यह ग्राफ तराफ के पीछे नहीं जाएंगे, हमको मतलब नहीं है, छोड़िए। ये फेजर डायग्राम हो गया। आप क्या निकालते हैं? इसके बाद निकालते हैं 6 ऊर्जा निकालते हैं। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? 6 ऊर्जा निकालते हैं, मतलब कि पावर कंजम्पशन निकालते हैं। पावर कंजम्पशन इन इंड्यूसर। तो इसको मिटा दें हम, या फिर हम इतना में काम कर लेंगे। पावर कंजम्पशन इन द इंड्यूसर। हेडिंग बनाते हैं क्या? पावर कंजम्पशन मतलब 6 शक्ति निकालते हैं। पावर कंजम्पशन 6 शक्ति निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वही लगाते हैं फार्मूला। P बराबर क्या होता है? I इंटू V होता है। P बराबर क्या होता है? RMS अभी नहीं निकाल रहे, RMS बाद में निकालेंगे। P बराबर क्या होता है? I इंटू V होता है। वैल्यू भर दो। इसलिए P बराबर I का वैल्यू क्या भरते हैं? अगर तुम I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बटा 2 यही भरोगे, तो हल करके, तो इसको अगर भरोगे तो सोल्व करके तो यही आ जाएगा। तो हम इसको काय को लिखें? सोल्व करने पर तो इतना ही आना है, तो इसी को लिखते हैं। I के बदले क्या लिखते हैं? माइनस Im। I के बदले लिखते हैं Im cos ओमेगा टी, और V के बदले क्या लिखते हैं? Vm साइन ओमेगा टी, है ना। पावर बराबर P बराबर I भी, तो I का वैल्यू क्या है? माइनस Im cos ओमेगा टी। V का वैल्यू क्या है? Vm साइन ओमेगा टी है, हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं? हम एक फार्मूला पर लेके आने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला पर लाना है हमको। तो यहां पर साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, बस 2 नहीं मिल रहा, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको अलग रखेंगे। तो क्या देख रहे हैं? P बराबर माइनस Vm Im माइनस Im Vm, और इसको क्या कर रहे? बचा क्या इसके बाद? माइनस Im Vm को ले आया, और यहां पर क्या लिखते हैं? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिखा। अब इसको 2 से ऊपर गुना कर देते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से नीचे भाग कर देते हैं, 2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। यहां पर लिख दो, क्या दिक्कत है? 2 से ऊपर 2 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मेरे को इस फार्मूले पर लेके आना है। माइनस Im Vm एक तरफ 2 से गुना कर दिया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, बचा क्या? P बराबर
माइनस आई एम वी एम बटा 2 2 साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला है मैथ का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर क्या हो गया साइन 2 ओमेगा टी हो गया साइन 2 ओमेगा टी हो गया। ये निकला क्या पावर कंजम्पशन। लेकिन ये पावर कंजम्पशन तो होता नहीं है। इफेक्टिव पावर कंजम्पशन तो आरएमएस को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट को कहते हैं। ठीक है वर्ग माध्य मूल ऊर्जा क्षय को ही कहते हैं प्रभावी ऊर्जा क्षय कहते हैं। तो यहां पर जो है हम लोग क्या निकाले आरएमएस वैल्यू निकाले। तो क्या करें यहां पर पी आरएमएस निकालते हैं। तो पी आरएमएस बराबर देखो ये कांस्टेंट है आई एम कांस्टेंट है वी एम कांस्टेंट है। आई एम क्या है आई एम क्या है तो आई एम है करंट का एम्पलीट्यूड है ना एसी करंट का आयाम है एसी विद्युत धारा का आयाम है। वी एम क्या है एसी वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है प्रत्यावर्ती विद्युत विभव का आयाम है। तो वी एम भी एम्पलीट्यूड है आई एम भी एम्पलीट्यूड है दोनों आयाम है। तो आयाम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट का तो ये कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का कोई माध्य नहीं निकलता। कांस्टेंट का माध्य निकालोगे तो वही आ जाएगा। जैसे मान लो 5 कोई डिजिट है हमेशा कांस्टेंट है तो 5 + 5 लिखोगे बटा 2 करोगे तो कांस्टेंट +5 बटा 3 लिखोगे +5 बटा 3 लिखोगे तो कांस्टेंट 5 ही तो आएगा। मतलब कांस्टेंट को आप जितना भी मीन निकालो कांस्टेंट ही वही कांस्टेंट के बराबर आएगा। कांस्टेंट को आप जितनी बार लिख करके मीन निकालोगे माध्य निकालोगे वही वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर आई एम वी एम कॉन्स्टेंट है नियतांक है। तो आई एम वी एम बटा 2 कॉन्स्टेंट है इसका कोई माध्य नहीं निकलेगा। तो किसका निकलेगा साइन 2 ओमेगा टी का। तो आई एम माइनस आई एम वी एम बटा 2 और मीन किसका निकलेगा साइन 2 ओमेगा टी का निकलेगा। और मीन का सिंबल ऐसा होता है ये होता है मीन का सिंबल। ये क्या होता है मीन का सिंबल होता है ये मीन का सिंबल होता है। अब जान लो कि हम उतना करने नहीं जा रहे बस साइन 2 ओमेगा टी का मीन 0 होता है। ठीक है साइन 2 ओमेगा टी का मीन 0 होता है जान रखो साइन 2 ओमेगा टी का मीन 0 होता है। तो 0 से सब में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए पी आर एम एस बराबर क्या निकला इसलिए पी आर एम एस बराबर होता है 0 होता है। ठीक है किसमें प्रेरकीय प्रतिघात इंड्यूसर में या प्रेरक में आरएमएस वैल्यू पी आरएमएस वैल्यू क्या होता है 0 होता है। वर्ग माध्य मूल ऊर्जा क्षय कितना होता है 0 होता है क्योंकि साइन 2 थीटा का रूट मीन स्क्वायर हमेशा 0 होता है। साइन 2 थीटा का रूट मीन स्क्वायर 0 होता है तब पी आरएमएस क्या हो गया 0 होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इसको भी वहां पर लिख देते हैं पी आर एम एस बराबर क्या होता है 0 होता है। पी आर एम एस बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इतना बात आपको पढ़ना है किसमें ध्यान रखना है किसमें ये बातें आपको ध्यान रखना है किसमें इंड्यूसर में प्रेरक में वोल्टेज करंट हमेशा पीछे होता है। प्रेरक में या इंड्यूसर में करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे होता है। प्रेरक में आई एम बराबर वी एम बटा ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल को एक्सएल कहते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। हिंदी में इसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल को प्रेरकीय प्रतिघात या इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरकीय प्रतिघात का ऐसा मात्रक ओम होता है। और प्रेरक में या इंड्यूसर में जो माध्य शक्ति होता है रूट मीन स्क्वायर पावर कंजम्पशन होता है उसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। बस ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी है समझे। तो ये पढ़ना है इस प्रकार से पढ़ना है हमको कैपेसिटर में। और उसके बाद हमको पढ़ना है एलसीआर सर्किट। ठीक है तो अगला लेके आते हैं वो वाला